Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is our second part of Current Drishti Yearly. फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने नेशनल अफेयर्स कवर कर लिया था और आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर न्यूज़ है ना? तो इसमें हमें क्या याद करना है कि इजराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान, है ना? तो उसका नाम क्या था? जैसे अपना ऑपरेशन सिंदूर था, है ना? और कल हम लोग ने पढ़ा था कि पाकिस्तान ने अपनी साइड से अल बुनियान, है ना? तो वैसे ही इज़राइल ने जो लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है? तो पहली चीज़ तो हमें ये याद हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें क्या याद करनी है कि कौन-कौन से जो एरिया है, रीजन है, उस किस पे टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे कुछ रीज़न है, नतंज, तेहरान, तबरीज़ और करमनशाह। ये 4 को टारगेट किया है इज़राइल ने और आगे भी कुछ हैं जिनको यूएस ने टारगेट किया था। कौन-कौन से? ये सब ईरान की साइड से हैं। फर्दो, नतंज एंड इस्फ़ाहान। इसमें कौन-सा इन्होंने वेपन यूज़ किया था? वेपन क्या मतलब बॉम्बर यूज़ किया था, बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर, ठीक है? तो ये भी याद रखना है कि बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर ये किसका है? ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, ओके? तो हमने रीजन्स भी देख लिए और कौन-सा बॉम्बर यूज़ किया वो भी देख लिया। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। देखो, इज़राइल ने कौन-कौन से टारगेट किए? नतंज़, ये इनकी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, ओके? और तेहरान क्या है? ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। वैसे ही एक मिलिट्री बेस है तबरीज़ और एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट है करमनशाह, ठीक है? तो 4 रीजन पर इन लोगों ने टारगेट किया था इज़राइल ने। अब इसके अगेंस्ट, है ना, इज़राइल ने जब ये लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन, तो इसके अगेंस्ट फिर ईरान भी तो रिस्पॉन्ड करेगा ना, तो उन्होंने ऑपरेशन कौन-सा चलाया? द ऑपरेशन प्रॉमिस 3, सॉरी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये चलाया। तो दोनों नाम हमको पता होने चाहिए, राइजिंग लाइन और ऑपरेशन प्रॉमिस 3, ओके? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या इसी में ही है, जो इंडियन डायस्पोरा है उसको अब इवैक्यूएट करना पड़ेगा वहां से, जो भी अफेक्टेड रीजन्स हैं, है ना? तो उसके लिए फिर इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंधु, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ने 3 ऑपरेशन याद कर लिए, कौन-कौन से? ऑपरेशन लाइन, ऑपरेशन प्रॉमिस 3 और ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडिया का मतलब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिप्रस की विजिट पे थे, ठीक है? तो अब इसमें देखो हमें क्या याद करना होता है कि जहाँ पे भी पर कर सॉरी जहाँ पर भी गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट या तो फिर प्राइम मिनिस्टर उनका नाम याद कर लो, है ना? या तो फिर उससे रिलेटेड कुछ बढ़िया सा फैक्ट है जो पूछा जा सकता है ना? तो वो याद करना होता है। तो देखो सिप्रस के बारे में हमें क्या याद करना है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम याद कर लो, इनका नाम इम्पोर्टेंट है ना? ये मैचिंग में भी आ जाता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी आ जाता है। तो यहाँ के जो सिप्रस के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मिस्टर निकोस क्रिस्टोडोलिडीज, है ना? जो भी ये प्रोनाउंसिएशन हो, निकोस क्रिस्टोडोलिडीज, ओके? ये प्रेसिडेंट है। अच्छा, सिप्रस के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, है ना? ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से है कि सिप्रस पार्ट तो एशिया का है, ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, तो जो सिप्रस है वो एशिया का पार्ट है, बट ये ईयू का मेंबर भी है ना? बेसिकली हम लोग को क्या लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर्स हैं, वो सारे यूरोप के होंगे, है ना? बट जो सिप्रस है, वो ज्योग्राफिकली एशिया में है, बट फिर भी पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, ओके? नेक्स्ट, यूएसए की विजिट पर थे, है ना? नहीं, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पर थे, तो उनका नाम याद कर लो बस, जेडी वांस, है ना? यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वांस। नेक्स्ट, श्रीलंका के बारे में, है ना? तो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है? अनुरा कुमारा दिसानायके, इनका नाम भी याद कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंगोला, है ना? अंगोला के प्रेसिडेंट कौन है? जोआओ लोरेंको, ये इंपॉर्टेंट नेम है ना? मैचिंग में ये पूछा जा सकता है। इसको कैसे याद कर सकते हो? ऐसे कुछ निमोनिक टाइप बना सकते हो, जैसे पीके मूवी देखी है ना? तो उसमें वो गोला-गोला करता रहता है। गोला मतलब क्या? प्लैनेट, है ना? तो ऐसे याद कर लो कि इस गोले से जाओ, है ना? गोले से जाओ, निकलो, है ना? तो गोला और जाओ।
ठीक है, तो गोले से निकल जाओ, तो गोला और जाओ, ऐसे याद हो जाएगा कुछ। ओके, जाओ और अंगोला के हो गई है। अब इसमें क्या है, इसके लिए क्या है, और एक चीज इंपॉर्टेंट याद करनी है कि जो अंगोला है, ये अभी न्यूएस्ट मेंबर बना है हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अब टोटल कितने मेंबर्स हो गए इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस में? 123 मेंबर, है ना? 123rd कौन सा है? यही है, अंगोला। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी थी। अगर जैसे पूछ ले कि लेटेस्ट मेंबर कौन है, या फिर ऐसे पूछ ले 123 मेंबर कौन है, 123rd मेंबर कौन है, तो अंगोला होगा। ठीक है, चलो। फिर देखो इटली, है ना? तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका तुमको नाम पता होता है, जॉर्जी मेलोनी, है ना? और यहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी याद कर लो, एंटोनियो तजानी। ठीक है, एंटोनियो तजानी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूजीलैंड, है ना? तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये न्यूज़ में बने रहते हैं, इस वजह से इनका नाम इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टोफर लक्सन। ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? न्यूजीलैंड के। चलो, फिर देखो यूएस की बात आती है ना? तो यूएस में क्या हुआ है, सॉरी, ये 2 अप्रैल को, है ना? 2 अप्रैल को ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे। 2 अप्रैल को। ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी तक हम लोग डेट नहीं याद कर रहे थे, बट ये डेट याद करनी पड़ेगी, 2 अप्रैल 2025। इस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए थे कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट। कौन कौन सी कंट्री थी? इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, मेक्सिको एंड कनाडा। ये 6 कंट्रीज हैं, है ना? ये यूनियन है और बाकी 5 कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको और कनाडा। ये भी याद कर सकते हो। अब ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन अनाउंस किया था और इसी दिन को लिबरेशन डे बोला था, कि आज हम लोग, आज का जो डे है वो लिबरेशन डे की तरह मार्क किया जाएगा। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला था। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिबरेशन डे किस दिन डिक्लेयर किया गया यूएस में। ओके, तो वो याद रखना, 2 अप्रैल। ठीक है, चलो। फिर देखो इसी में ही एक गोल्ड कार्ड वीजा की बात हुई है ना? जैसे पहले क्या होता था, यूएस सिटीजनशिप अगर किसी इन्वेस्टर को चाहिए, है ना, कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर की बात हो रही है ना? तो अगर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को पहले वीजा चाहिए होता था यूएस का, तो उसे $1 मिलियन देना पड़ता था, है ना? $1 मिलियन देना पड़ता था, और साथ में कुछ ऐसा काम करना पड़ता था यूएस में जिससे कि 10 जॉब्स क्रिएट हों, है ना? एटलीस्ट 10 जॉब्स क्रिएट हों और $1 मिलियन दो, तब जाके तुमको ये EB-5 वीज़ा मिलता था। ओके, ये सिटीजनशिप का वीज़ा हो जाता है एक तरह से, EB-5 वीज़ा। समझ गए? तो इसके 2 क्राइटेरिया थे कि 1 मिलियन पैसा दो और 10 जॉब क्रिएट करो यूएस में। ठीक है, किसके लिए है? फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसी को ही अब चेंज कर दिया गया है ना? इसको रिप्लेस कर दिया है, EB-5 को रिप्लेस कर दिया है किससे? गोल्ड कार्ड वीजा से। इसमें क्या क्राइटेरिया हो गया है अब नए नए वाले कार्ड में, गोल्ड कार्ड में, कि इसमें तुम सिंपली 5 मिलियन पैसा दे दो बस। ये जॉब आप क्रिएट करो चाहे ना करो, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 गुना कर दिया है। पहले सिर्फ 1 मिलियन था, अब कितना कर दिया है? अब इंटू 5 कर दिया है। $5 मिलियन दो तुम, और गोल्ड कार्ड वीजा ले जाओ। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए था। नेक्स्ट, एक ये इंडिया के साथ F-35 स्टील्थ फाइटर प्लेन्स की डील हुई है। ठीक है, तो ये भी पता, मतलब याद होना चाहिए, है ना? F-35 जैसे डायरेक्ट ही आ जाए कि कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो यूएस करता है। ओके, और डिफेंस वेपन्स तो वैसे ही न्यूज़ में है अभी काफ़ी। नेक्स्ट क्या है? डेनमार्क के साथ इंडिया का एक ग्रीन पार्टनरशिप लॉन्च हुई है ना? तो जैसे ऐसे ही पूछ लेगा कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? ओके, तो हमको पता होना चाहिए ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है। ओके, अब डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये भी याद कर लो, मेटे फ्रेडरिक्सन, है ना? मेटे फ्रेडरिक्सन, ऐसे कुछ इनका नाम है। फिर भूटान के में क्या है? भूटान के जो किंग हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए, जिग्मे खेसर नगेल वांगचुक, है ना? जिग्मे खेसर नमेन वांगचुक, इनके जो किंग हैं उनका नाम पता होना चाहिए। अच्छा, एक ये माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है ना? तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लो, माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट, ये डायरेक्ट आ जाएगा कि ये कौन सी कंट्री का है। ओके, तो ये भूटान में हो रहा है। ओके,
चलो, नेक्स्ट देखो कुवैत, है ना? अब कुवैत के ये अमीर हैं एक, इनका नाम याद कर लो, है ना? कुवैत अमीर शेख मैशल अल अहमद अल जबेर अल सबाह, ठीक है? अब इतना लंबा नाम तो याद नहीं हो पाएगा, तो सिंपली अल सबा याद कर लो, है ना? अल सबा याद कर लो, बाकी याद हो जाएगा। ये अमीर हैं, है ना? अमीर क्या होते हैं बेसिकली? एक तरह का लीडर बोल लो या प्रिंस बोल लो, सुल्तान बोल लो या तो कमांडर बोल लो, तो उस टाइप की चीज़ होती है ये, ठीक है? तो अल सबा याद कर लो, बाकी सब तो याद आ ही जाएगा। ये कुवैत के हैं, ठीक है? चलो फिर फ्रांस की बात करते हैं, है ना? तो इंडिया और फ्रांस ने एक कोलैबोरेशन साइन किया है, किसके ऊपर? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। तो उसमें कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और फ्रांस का। क्या कौन सा म्यूजियम होगा ये? ये होगा योगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। योगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? ये न्यू दिल्ली में बनेगा, ठीक है? चलो, फिर देखो नेक्स्ट क्या है? नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश इन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किया है ना? ये उससे एनर्जी से रिलेटेड है, तो इतना हमको नहीं पढ़ना है। इसमें हमको बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कुछ ऐसा आ जाए कि संकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना? ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, ऐसे आ जाएगा, है ना? 2 नहीं 3 आ जाएगा या फिर ऐसे पूछ लेगा किन कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए संकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये 3 कंट्रीज़ के बीच में है। नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये याद होना चाहिए बस। फिर देखो प्रेसिडेंट जो हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू हैं वो विजिट पर थी अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की, ठीक है? तो इनके बस जो लीडर्स हैं उनके एक बार नाम ध्यान कर लो, है ना? याद कर लो। जैसे प्रेसिडेंट तिब्बून, है ना? ये कहाँ के हैं? ये हो गए हमारे अल्जीरिया के। नाम क्या है? तिब्बून, ठीक है? वैसे ही मॉरिटानिया के कौन है? गज़ोनी, ठीक है? फिर मलावी, मलावी के प्रेसिडेंट कौन है? लज़ारस चक्वेरा। यहाँ पे नाम लिखा था इस वजह से लिख दिया यहाँ पे अलग से, ठीक है? तो लज़ारस चक्वेरा। फिर देखो नेक्स्ट स्पेन, है ना? स्पेन की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया आए थे। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। पेड्रो सेंसेस, है ना? पेड्रो सेंसेस। यहाँ पे क्या इन्होंने क्या साइन किया है? इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन। ठीक है? ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन, ये एक कोऑपरेशन हुआ है इंडिया और स्पेन के बीच में। ये कहाँ पर बनना है? ये वडोदरा में बनना है, ये याद रखना। प्लेस इंपॉर्टेंट है ना? और किस कंट्री के साथ साइन हुई है वो इम्पोर्टेंट है, और किन दो बोल सकते हैं कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। तो इंडिया की तरफ से टाटा है और स्पेन की तरफ से एयरबस, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टाटा और एयरबस इन दोनों का कोलैबोरेशन है कहाँ पर? वडोदरा में। किस लिए? प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन बनाई जाएगी। ओके, चलो। फिर देखो यूएई के साथ क्या हुआ है ना? इनके साथ कोई सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हुआ है ना? तो इनके जो लीडर हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है? तो इसको कैसे याद करोगे? देखो ये कौन है? ये शेख खालिद याद रखो, इतना नाम याद रखो, ठीक है? तो ये जो शेख खालिद हैं, ये क्राउन प्रिंस हैं कहाँ के? अबू धाबी के, ओके? ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है यूएई के। शेख खालिद ये क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के। अब ये हैं कौन? ये जो इनके पिताजी हैं ना शेख खालिद के, उनका नाम है शेख मोहम्मद, ठीक है? बस खालिद की जगह मोहम्मद कर दो। तो शेख मोहम्मद जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं यूएई के, ओके? तो पहले ऐसे याद रखो, देखो शेख मोहम्मद कौन है? ये है प्रेसिडेंट यूएई के। इनके ही सबसे एल्डर सन है जो, उनका नाम है शेख खालिद, और वो कौन है? क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ओके? तो ये दो नाम याद कर सकते हो, शेख मोहम्मद प्रेसिडेंट हो गए, शेख खालिद क्राउन प्रिंस हो गए अबू धाबी के, ओके? चलो, फिर देखो नेक्स्ट पीएम ऑन अ विजिट टू ब्रुनेई, है ना? अब ब्रुनेई के बारे में क्या याद करना है कि इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बगावन, है ना? बंदर सेरी बगावन, बंदर सेरी बगावन याद हो जाएगा, बंदर से ही नाम से याद हो जाएगा, ओके? और दूसरा इसके प्रेसिडेंट कौन है? सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया, है ना? वहाँ पे सुल्तान बोला जाता है बेसिकली, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बोला जाता है, ओके?
बट हैं ये प्रेसिडेंट ही, मतलब जो पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट वाली ही है। तो इनका नाम क्या है? हाजी हसनल बोल्किया। ठीक है, चलो। फिर यूक्रेन, है ना? यूक्रेन की विजिट थी, ये तो वैसे बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई है, अगस्त की हो गई है, ठीक है? बट हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो याद रखनी है। जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, है ना? ये तो अब काफ़ी न्यूज़ में हो गए हैं, सभी को ही याद हो गया है। तो जब अपने पीएम मोदी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये विजिट किया था। महात्मा गांधी की एक स्टैच्यू है इन द ओसिस ऑफ पीस, ओके? ये कहाँ पर लोकेटेड है? कीव में। इनकी कीव एक सिटी है यूक्रेन में, वहाँ पर विजिट किया था पीएम मोदी ने। तो ये ऐसे आ सकता है कि ओसिस ऑफ पीस कहाँ पर है ना? या तो डायरेक्ट दे देगा कि यूक्रेन में, या तो दे देगा कीव में है, ओके? तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो। फिर इंडिया ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स दिए थे, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे आ जाएगा, इंडिया ने कौन-सी कंट्री को भीष्म क्यूब्स दिए, ठीक है? तो उसमें यूक्रेन सही कर देना। अब ये भीष्म क्यूब्स होते क्या हैं? ये बेसिकली एक तरह से ऐसे सिंपल भाषा में अगर समझना हो, तो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है? पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें सारी मेडिसिन, मेडिकल एड, है ना? और आईसीयू वाली फैसिलिटी, ये सारी बेसिक सर्जरी और इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब होते हैं उसमें, ठीक है? तो वही दिए गए हैं, 4 दिए हैं। 4 भीष्म क्यूब्स दिए हैं यूक्रेन को। ये देखो इसमें लिखा हुआ है क्या होता है। ईच भीष्म क्यूब कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स for the first line of care for all kinds of injuries and medical situations. It also includes surgical equipment for a basic operation room and that can manage 10 to 15 basic surgeries per day. है ना? तो इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि एक तरह से ये चलता फिरता हॉस्पिटल है, बस ऐसे याद कर लो। ओके, बीच में क्यूब्स। चलो, इसका फुल फॉर्म भी देख लेना एक बार। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है? चलो, फिर पोलैंड, है ना? इनके जो पीएम थे, वो आए थे। नहीं, पीएम मोदी गए थे पोलैंड, ओके? तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम याद कर लो, डोनाल्ड टस्क, है ना? डोनाल्ड टस्क। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस डूडा, ठीक है? आंद्रेस डूडा। तो प्राइम मिनिस्टर याद हो गए, प्रेसिडेंट याद हो गए। अब एक चीज़ और याद करनी है पोलैंड में, कि इंडिया ने पहली बार फिग जूस को एक्सपोर्ट किया है किसी कंट्री को, है ना? तो किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है? पोलैंड, ओके? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का जो जीआई टैग्ड फिग जूस है, वो कौन-सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया है, ओके? तो उसमें पोलैंड आंसर लगा आना, ओके? ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिया ने पोलैंड में कौन-सा जीआई टैग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, तो उसमें फिग जूस लगा आना, ओके? चलो, फिर देखो डेनमार्क, है ना? तो इंडिया ने डेनमार्क के साथ क्लीन रिवर इनिशिएटिव साइन किया है, ये पता होना चाहिए। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन-सी कंट्री के साथ हमारा क्लीन रिवर इनिशिएटिव साइन हुआ है, तो उसमें डेनमार्क आंसर होगा, है? तो अब इसकी अंडर एक स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। ये कहाँ पर बनाई जा रही है? ये इंपॉर्टेंट है। ये वाराणसी में बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश क्राइसिस, है ना? तो इसमें बस ये याद कर लो कि जो बांग्लादेश में क्राइसिस हो गई है, तो शेख हसीना को तो निकाल दिया, ये तो भागकर इंडिया आ गई थी, ओके? तो जो इंटरिम गवर्नमेंट अब बनी है बांग्लादेश में, उसको लीड कौन कर रहा है? तो उसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। इनके पास आर्मी का सपोर्ट है, ठीक है? तो इनका नाम याद कर लो बस, मोहम्मद यूनिस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कुछ समिट कॉन्फ्रेंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, है ना? इसमें भी हम लोग मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, नाटो समिट की ही बात हो रही है। तो नाटो में हमको क्या-क्या जानना है ना? तो इनकी जो समिट हुई है 2025 की जो समिट हुई है, वो कहाँ पर हुई है पहले तो ये याद करो। हेग नीदरलैंड्स में हुई है, ठीक है? कहाँ पर हुई है? हेग नीदरलैंड्स में हुई है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स याद करने होंगे नाटो से रिलेटेड, जैसे कि 2024 में नाटो को एक नए मेंबर ने जॉइन किया है। किसने? स्वीडन ने, ठीक है? ये 32nd मेंबर बन गए हैं। मतलब अगर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए कि नाटो में कितने मेंबर्स हैं, तो 32 मेंबर्स हैं, और 32 लास्ट में किसने जॉइन किया है 2024 में? स्वीडन ने। और इसके पहले 2023 में 31st मेंबर कौन थे? फिनलैंड थे। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या तो बोल लो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, वो ब्रसल्स में है, ठीक है? ब्रसल्स कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम में है ये, ओके?
वैसे ही इसका एक मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर अलग है, मिलिट्री हेडक्वार्टर अलग है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो हमने देख लिया ब्रसल्स है, और मिलिट्री का है वो मॉन्स में है। ये भी कहाँ है? ये भी बेल्जियम में ही है, दोनों ही बेल्जियम में ही है। अब इसके जो सिक्योरिटी जनरल हैं, है ना, मतलब एक तरह से इसके जो चीफ होते हैं उनका नाम दिया जाता है सिक्योरिटी, सॉरी सिक्योरिटी नहीं है, सेक्रेटरी होगा यहाँ पे, इसको सही कर लेते हैं। सिक्योरिटी नहीं है, ये सेक्रेटरी होगा। जो इसके सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम भी याद कर लो, मार्क रुट्टे। ठीक है, ये कौन है? ये डच प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर हैं ये, मार्क रुट्टे। वही अब सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं किसके? नाटो के। तो इतना याद रखना था। नेक्स्ट समिट कहाँ पर होगी? तुर्की में 2026 में। 2025 में कहाँ पर हुई है? हेग में। ठीक है, बस इतना याद रखना था नाटो का। चलो, फिर देखो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर समिट हुई है, कहाँ पर हुई है ये याद कर लो, किंगदाओ चाइना। किंगदाओ चाइना। अब इसमें एक जॉइंट डिक्लेरेशन होना था, उसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, रिफ्यूज कर दिया है। क्यों रिफ्यूज कर दिया है? क्योंकि उसमें पहलगाम अटैक का कोई भी ज़िक्र नहीं था, जबकि जो बलूचिस्तान में जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है ना, उसको तो था, उसका डिक्लेरेशन था इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में। बट इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसका कहीं पर भी मेंशन नहीं था। तो इस वजह से जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। ओके, तो बस इतना ही जानना था एससीओ के बारे में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है, चलो, फिर देखो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई है? बस इतना याद कर लो, नाइस फ्रांस में। ठीक है, चलो, फिर G7 समिट, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुई है? कनानिस्किस एल्बर्टा कनाडा। कनानिस्किस एल्बर्ट कनाडा। इसमें अभी बड़ी न्यूज़ में चल रहा था, यहाँ पे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे थे, है ना। तो कनानिस्किस एल्बर्टा कनाडा, यहाँ पर हुई है G7 समिट। इंडिया इसमें क्यों गया? इंडिया मेंबर तो है नहीं G7 का, तो इंडिया आउटरीच मेंबर की तरह गया है ना। आउटरीच मेंबर की तरह इनविटेशन मिला था इंडिया को, तो आउटरीच समिट के लिए गया है इंडिया। फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के? वो याद कर लो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी। ठीक है, फिर देखो G7 के मेंबर्स, है ना, तो ये तो स्टैटिक वाली चीज हो गई, वो याद कर लेना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस और कनाडा। इसका निमोनिक होता है जूस जीएफ। जूस जीएफ, तो इससे याद कर लो, इससे साथ के साथ याद हो जाएंगे। फिर देखो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को सबमिट किया गया, इंक्लूड किया गया है ना? तो ये 5 आपको मेंबर्स याद करने पड़ेंगे, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिबेरिया और लातविया, है ना? तो 5 याद करने हैं। ये कैसे याद होंगे? तो ये सिंपल है याद करना, इसके लिए ऐसे कुछ याद कर लो, BCCLL, 2 बार सी है, 2 बार एल है, ठीक है? BCCLL, BCCLL हो जाएगा याद, है ना? बी से क्या हो जाएगा? बहरीन, सीसी से क्या हो जाएगा? कोलंबिया और कॉन्गो, और एल से क्या हो जाएगा? लिबेरिया और लातविया। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसमें जो लातविया है ना, उसको पहली बार इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सीट मिली है यूएनएससी की। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि इस बार कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको पहली बार मिली है सीट यूएनएससी की, तो वो लातविया हो जाएगा। और ये मेंबर तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, चलो, फिर इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईआईएएस। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब पहले तो यही जान लो आईआईएएस है क्या। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। ठीक है, तो यहाँ ये इसका प्रेसिडेंट बना है इंडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। कहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी? ब्रसल्स में। यहीं पर इलेक्शन हुआ था और इंडिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया। इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है आईआईएएस की, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो, अल्जीरिया, है ना, अल्जीरिया ने एनडीबी ज्वाइन कर लिया है। तो अगर ऐसे कुछ पूछ रहे हैं कि न्यूएस्ट मेंबर कौन है एनडीबी को ज्वाइन करने वाला, तो अल्जीरिया होगा। ओके, अब एनडीबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। एनडीबी किसके अंडर आता है? किसने फाउंड किया था? ब्रिक्स ने। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सांघाई में।
और इसको अभी लीड कौन कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक को लीड कर रहे हैं दिल्मा रूसेफ, ठीक है? ये दिल्मा रूसेफ कौन है? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? ब्राज़ील के, है ना? तो ये याद रखना, ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिल्मा रूसेफ। वही लीड कर रहे हैं एनडीबी को। अब इन्होंने तो जॉइन कर लिया है, अल्जीरिया ने। बातें इंडोनेशिया की भी चल रही हैं कि ये भी बहुत जल्द इनको जॉइन कर लेगा एनडीबी को, ठीक है? तो इसको भी याद रख सकते हो, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। हो सकता है जब तक पेपर हो तब तक इंडोनेशिया भी जॉइन कर ले। तो दोनों ही नाम याद रखना, जो भी ऑप्शन में आ जाए, अल्जीरिया और इंडोनेशिया, वो टिक लगा देना। ओके, चलो फिर देखो, फिर क्या है? एडीबी लॉन्चेस फ्रंटियर सीड। तो इसमें क्या याद रखना है कि किसने फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो एडीबी हो जाएगा। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना? फ्रंटियर सीड क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक तरह का इनिशिएटिव है टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर लेड सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स इन द पैसिफिक रीजन, ठीक है? मतलब सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं कहाँ पर? पैसिफिक रीजन में। उसी को ही नाम दे दिया गया है फ्रंटियर सीड। ये किसने लॉन्च किया है? एडीबी ने, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, यूएनएटी इनिशिएटिव, है ना? तो इसमें बस ये याद रखो ये किसने लॉन्च किया है। तो ये यूएन सेक्रेटरी जो जनरल हैं, एंटोनियो गुटरेस, इनका नाम याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है? तो यूएनएससी यानी यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्हीं ने ही लॉन्च किया है ये यूएन80 इनिशिएटिव। ये है क्या बेसिकली? ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन चल रही है और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो यूनाइटेड नेशन में, उसी के लिए इनिशिएटिव है यूएन80। इससे ज़्यादा कुछ जानने की नीड है नहीं। फिर बिम्स्टेक समिट हुई है, कहाँ पर हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में। बस इतना याद रखना है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन-कौन से हैं, वो याद रख सकते हो। ओके, तो देखो, बिम्स्टेक के मेंबर कैसे याद रखोगे? जैसे हम लोग बिम्स्टेक लिखते हैं, वैसे ही लिखो, बस लास्ट के 2 हटा दो, ई और सी हटा दो। तो बिम्स्टेक से क्या हो जाएगा? सॉरी, बीआईएमएसटी, इससे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, और टी से हो जाएगा थाईलैंड। अब इसके अलावा 2 बचेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ने 2 काटे थे, तो ईसी की जगह एनबी कर दो, है ना? तो एन से हो जाएगा नेपाल और बी से हो जाएगा भूटान, ठीक है? तो ऐसे याद हो जाएँगे ये सारे 7 मेंबर्स। फिर नेक्स्ट जो ये होने वाला है, पहली बार ये होने वाला है, बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट होने वाली है। ये बेसिकली क्या है? ये एक तरह का टूर्नामेंट समझ लो, स्पोर्ट्स इवेंट हो जाएगा बिम्स्टेक का। तो उसको होस्ट इंडिया करने वाला है, कौन से ईयर में? 2027 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इसी के साथ एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा अंडर दिस बिम्स्टेक, वो भी इंडिया में ही होगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी इम्पोर्टेंट बिम्स्टेक से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ पर हुई है? बस इतना याद रखो, मस्कट, ओमान। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। फिर देखो नेक्स्ट, आसियान इंडिया समिट हुई है और ईस्ट एशिया समिट हुई है। 2 समिट हैं अलग-अलग, आसियान इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट। ये दोनों ही विंतियान लाओ पीडीआर में हुई हैं, ठीक है? तो इस वजह से दोनों का ही एक ही जगह है, तो याद हो जाएगा, विंतियान लाओ पीडीआर, ठीक है? फिर देखो, ब्रिक्स समिट, है ना? ये 2024 की है ना? वैसे तो पुरानी हो गई है, बट ठीक है, हम लोग को पढ़नी तो है ही, जब तक नई नहीं हो जाती। तो ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई है? पहले ये याद करो, कज़ान में हुई है, रशिया में। ओके? ब्रिक्स के मेंबर कौन है? एक तो यहीं से हो जाते हैं 5, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका। सॉरी, अमेरिका नहीं, अफ्रीका, ठीक है? तो ये 5 तो ये हो गए, लेकिन अब ब्रिक्स प्लस हो गया है ना? ब्रिक्स प्लस हो गया है। इसमें कुछ नए मेंबर्स आ गए हैं। कौन-कौन से नए मेंबर आ गए हैं? इसमें 5 नए मेंबर्स आए हैं। उसको कैसे याद रखोगे? याद रखना ही है ना? तो उसका निमोनिक होता है आईसीयू, ठीक है? आईसीयू, ये याद कर लो। तो आई से क्या हो जाएगा हमारा? ईरान, एस से क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया, ई से हो जाएगा इथियोपिया और एक ई से हो जाएगा इजिप्ट और यू से क्या हो जाएगा? यूएई, ठीक है? याद हो गया? अब इसमें जो ये 4 है ना, इन्होंने तो ऑलरेडी जॉइन कर लिया है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। सऊदी अरेबिया ने अभी फॉर्मलाइज़ नहीं करी है, ठीक है? ये भी मतलब पार्ट हो ही गया है ऑलमोस्ट, बस इसका फॉर्मलाइज़ेशन थोड़ा बाकी है सऊदी अरेबिया का, तो ये याद रखना। अब इसी में जो एक्सपेंशन हो रहा था ना ब्रिक्स का,
उसमें अर्जेंटीना भी जॉइन करना चाह रहा था। बट क्या हुआ कि जॉइन करने का इन्होंने इंटेंशन तो दिखाया, बट जब तक ये जॉइन कर पाते तब तक जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ओके, अर्जेंटीना की, वो चेंज हो गई। तो उन्होंने आज जो लोग नए आए उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं जॉइन करना है। तो ये भी याद रख सकते हो कि अर्जेंटीना ऐसा है कि जिनको जॉइन करना था फिर बाद में उन्होंने विथड्रॉ कर दिया। ठीक है? तो इतना ही बस याद रखना था ब्रिक्स के बारे में। फिर क्वाड की मीटिंग हुई है ना? क्वाड लीडर समिट हुई है, कहाँ पर हुई है ये इम्पोर्टेंट है। विल्मिंगटन, डेलावर, यूएसए में ही है ये विल्मिंगटन, डेलावर, ठीक है? बाकी नाम तो सबके याद हो ही गए होंगे अभी तक। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी अल्बनीज। इंडिया के तो पता ही है, नरेंद्र मोदी। और जापान, किशिदा फूमियो। यूएस के जो बिदेन उस टाइम पर थे, बट अब तो ट्रम्प हो गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुई है। इसको पहली बार इंडिया ने होस्ट किया है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। इंडिया होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली का जो भारत मंडप है, ठीक है, वहीं पर हुई है ये। अब इसमें डीजी यूनेस्को आए थे, है ना? डीजी यूनेस्को कौन? इनका नाम याद कर लो, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को, ऑड्रे अजूले, है ना? ऑड्रे अजूले। इसमें 43rd हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है इंडिया के जो मोइडम्स हैं। मोइडम्स कहाँ पर हैं? असम में। ये मोइडम्स होते क्या है? बेसिकली ये बरियल माउंट्स हैं। बरियल माउंट्स हैं अहोम डायनेस्टी के, ठीक है? तो इतना याद कर लो बस कि 43rd हेरिटेज साइट इंडिया की किसको डिक्लेयर किया है। या तो लेटेस्ट पूछ लेगा या तो डायरेक्ट 43rd ही से पूछ लेगा, ठीक है? तो ये कल्चरल साइट है, ओके? तो ये मोइडम्स को किया गया है। ये कहाँ पर है? असम में। होते क्या हैं? ये बरियल माउंट्स हैं अहोम डायनेस्टी के, ठीक है? बस इतना याद रखना था। फिर देखो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका एक नया मेंबर बना है। कौन बना है? बांग्लादेश, ठीक है? तो बांग्लादेश अब इसका 5th मेंबर हो गया है। पहले सिर्फ 4 हुआ करते थे, अब इसके 5th मेंबर कौन हो गए हैं? बांग्लादेश। पहले 4 कौन थे? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स, ठीक है? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स। ये तो मतलब ईज़ी है, हो जाएगा, है ना? इसको कैसे याद कर सकते हो? एसएमएस, चलो रेड से लिख लेते हैं। एसएमएस-आईबी, ऐसे कुछ याद कर लो, एसएमएस-आईबी। तो इससे याद हो जाएगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के कौन-कौन मेंबर हैं। एस से हो जाएगा श्रीलंका, नहीं, 2 बार एस नहीं है, 2 बार एम होगा ना? चलो, चलो अब याद हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। एनएलबी, और कुछ इसका निमोनिक बन सकता है क्या? चलो इसका कुछ निमोनिक कोई बनाए तो कमेंट करके फिर बताना। 5 ही हैं वैसे तो, लाइक इतना कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं। निमोनिक्स बनाना ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है? चलो किसी को बन जाए तो फिर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिपोर्ट्स और इंडिसेस पे। ओके? इसमें भी देखो हम लोग को बेसिकली क्या याद करना होता है रिपोर्ट्स और इंडिसेस में, कि इसको कौन लॉन्च करता है और दूसरा इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है? ये 2 चीज़ें याद करनी होती हैं। तो सबसे पहले देखो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? ईआईयू, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें इंडिया की 2 सिटीज़ का नाम है, एक न्यू दिल्ली और एक मुंबई। न्यू दिल्ली 120th प्लेस पर है और मुंबई 121st, ठीक है? इसमें जो बेस्ट कंट्री है उसको भी याद कर लो, कोपेनहेगन, है ना? बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 3 साल से वियना होती थी टॉप पर, बट इस बार चेंज हुई है, कोपेनहेगन हो गई है, ठीक है? और सबसे लीस्ट कौन है? दमास्कस, ये सीरिया में आती है, दमास्कस सीरिया में। तो ये बॉटम हो गई और ये टॉप हो गई। बाकी इंडिया की हमने देख ही ली और कौन लॉन्च करता है वो भी देख ली, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसको कौन लॉन्च करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये याद कर लो। फिर देखो इंडिया की रैंक कितनी है? 14th है इसमें, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक 14th है। फर्स्ट नंबर पर कौन है ना? मतलब वर्स्ट अफेक्टेड एरिया अगर टेररिज्म से है, वो है बुर्किना फासो और सेकंड नंबर पर है पाकिस्तान, ठीक है? तो इस वजह से हमको सेकंड वाली भी याद रखनी पड़ गई। फर्स्ट है बुर्किना फासो और सेकंड पाकिस्तान। फिर देखो नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें इसको कौन लॉन्च करता है? आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। फिर देखो इसमें क्या याद रखना है कि जो वर्स्ट हैं
है ना? लीस्ट पीसफुल है कौन-कौन सी हैं? रशिया और यूक्रेन। ये तो याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से वॉर चल रहा है, तो इस वजह से ये लीस्ट है। इंडिया की रैंक कितनी है? 115th। ओके। अच्छा, इसकी रैंकिंग-वैंकिंग का ज़्यादा लोड मत लेना, है ना? हम लोग एक वीडियो अलग से बना देंगे, जिसमें जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, है ना? जितनी भी रिपोर्ट्स इंडिसेस आई हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग आपको याद करवा देंगे विद निमोनिक्स। जैसे हम लोग ने पिछली बार किया था ना, वैसे ही सारी रिपोर्ट्स कि आपको याद हो जाएगी इंडिया की रैंकिंग, ठीक है? तो उसका बिल्कुल लोड मत लेना, बस कमेंट कर देना एक बार कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी से जल्दी ला सकें। ठीक है? अब ये देखो क्या है, हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट निकली है ना? तो इसमें देखो फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा रिच पीपल बिलियनियर्स कहाँ पर हैं? तो फर्स्ट पर है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर है इंडिया। ठीक है? फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड चाइना और थर्ड पर है इंडिया। ओके? अब इंडिया में बात करें तो रिचेस्ट कौन है? मुकेश अंबानी। इनकी रैंक ग्लोबली क्या है? रैंक 17th पर आते हैं ये। और इनके जस्ट बाद रैंक 18th पर कौन है? गौतम गौतम अदानी। ठीक है? तो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी 17 और 18 इस लिस्ट में आते हैं, है ना? अब इसी लिस्ट में इंडिया की जो रिचेस्ट वुमेन है ना? पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन वुमेन टॉप 100 में आई हो, है ना? टॉप 100 में आई हो। इसकी जो लिस्ट आती है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, उसमें टॉप 100 में पहली बार कोई इंडियन वुमेन आई है। कौन आई है? रोशनी नादर। है ना? ये कौन है? ये चेयरपर्सन है एचसीएल की। तो ये भी याद रख सकते हो। इनकी क्या है रैंकिंग? इनकी 36th रैंक है ग्लोबली। ओके? तो इनका नाम भी याद रख सकते हो। अच्छा, अभी तक क्या था, कुछ सालों से सबसे ज़्यादा एशिया में बिलियनियर्स कहाँ पर होते थे? मुंबई में होते थे। है ना? तो मुंबई को एशिया का बिलियनियर कैपिटल बोला जाता था। बट अब इसने अपना जो टाइटल है ये एशिया का बिलियनियर कैपिटल उसको लॉस कर दिया है, क्योंकि अब नया कौन बन गया है? शंघाई। ओके? अब यहाँ पर ज़्यादा बिलियनियर्स हो गए हैं, शंघाई, चाइना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने निकाली है? इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। वैसे ही आईईयू ने क्या निकाली है? डेमोक्रेसी इंडेक्स। आईयू आई सॉरी ईआईयू क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इन्होंने निकाली है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है? इसमें क्या बोला है? देखो, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो याद कर लो बस, 41। ठीक है? बाकी सब ये स्कोर वगैरह याद रखने की नीड नहीं है। इंडिया की रैंकिंग है 41। ओके? लीस्ट कौन है? अफगानिस्तान। ये भी याद रख सकते हो। फिर देखो यूएनएफपीए, है ना? इसमें क्या याद रखना है? इसमें सिंपल ये याद रखना है कि जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट होती है, इसको कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। वैसे तो ईज़ी है, याद हो ही जाएगा। यहाँ पे ही पॉपुलेशन है, यहाँ पे ही पॉपुलेशन है, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इसके हिसाब से पॉपुलेशन है 1463.9 मिलियन पीपल। ठीक है? 1.46 बिलियन ऐसे याद रख सकते हो, 1.46 बिलियन इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की। और टोटल टीएफआर कितना हो गया है? टोटल फर्टिलिटी रेट ये 1.9 हो गया है, जबकि चाहिए कितना होता है? 2.1 चाहिए होता है, ये ज़्यादा कम हो गया है, 1.9 हो गया है। ठीक है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसने निकाली है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईएफ ने, है ना? अब इनके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो लीस्ट पे आता है, मतलब सबसे लास्ट रैंकिंग पर 148th पर पाकिस्तान आता है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 131। ये भी हम लोग याद रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 151। ओके? 151 रैंकिंग है। फिर देखो, एक ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकालता है, द टाइम्स हायर एजुकेशन, है ना? तो इसमें इंडिया की सबसे हाईएस्ट रैंक्ड कौन सी यूनिवर्सिटी है? बस वो याद रख लो, आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में है ये, उसकी रैंक है 38। फिर देखो, सोशल रिपोर्ट इसमें कुछ काम का नहीं है अपने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की रैंक कितनी है? 96। ठीक है? अभी मत रटो ये सब रैंकिंग वैंकिंग, अभी सिर्फ ये याद कर लो कि कौन लॉन्च करता है। ये हम आपको याद करवा देंगे, सारी रैंकिंग याद करवा देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लो, अभी बस देखते जाओ।
फिर देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? वेलबींग रिसर्च सेंटर। और इनके हिसाब से फिनलैंड हैप्पीएस्ट है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग 118th है। सबसे लीस्ट हैप्पी कौन सी है? अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग जरूर याद रखना। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है ना, इसको कौन निकालता है? इसको निकालते हैं हमारे ये कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 105th। ठीक है, 105th। इसको भी हम लोग निमोनिक से बाद में याद कर लेंगे। फिर एक सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री की फुल फॉर्म ही पहले तो पता होना चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके हिसाब से क्या है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर डिफेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं आर्म्स के, वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक्सपोर्टर कौन है लार्जेस्ट? यूनाइटेड स्टेट्स, और सेकंड नंबर पर फ्रांस। इंपोर्टर की अगर बात करें तो यूक्रेन, और फिर सेकंड नंबर पर है इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा हमको। फिर देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालेगा? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक कितनी है? 39। फिर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन निकालेगा? चैरिटीज एड फाउंडेशन। इंडिया की रैंक कितनी है? 26। फिर नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स देख लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल योगा डे। पहले तो यही पता होना चाहिए किस दिन होता है, 21 जून को होता है ना। इस बार थीम कौन सी है? ये क्योंकि इंडिया ने ही का ही इनिशिएटिव है, तो इस वजह से इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसमें क्या हुआ है, इंडिया ने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं विशाखापट्टनम में। तो कौन-कौन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? एक तो लार्जेस्ट गैदरिंग फॉर योगा सेशन, और दूसरा क्या है? लार्जेस्ट मास सूर्य नमस्कार। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। फिर अंबेडकर डे बनाया गया है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर डे मनाया गया है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में। इनके जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसी दिन। कब होती है? 14th अप्रैल को। ठीक है, 14th अप्रैल को, और इस बार 135th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उसी दिन न्यूयॉर्क के जो मेयर थे एरिक एडम्स, इन्होंने सेलिब्रेट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे। तो ये याद रख सकते हो कि पूछ लिया मान लो कि कौन सी सिटी ने सेलिब्रेट किया था, तो पता होना चाहिए। बाकी 14th अप्रैल तो पता ही होना चाहिए, इसी दिन होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती। फिर देखो एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज, है ना, मतलब एआई जनरेटेड जो चाइल्ड अब्यूज कंटेंट होता है उसको बैन कर दिया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ये पता होना चाहिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप, है ना, इनका जो इलेक्शन हुआ था वो पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने। ये 47th प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के, और ये ओल्डेस्ट हैं, है ना, अभी तक के जितने भी प्रेसिडेंट बने उन सब में ओल्डेस्ट हैं। इनकी एज 78 हो गई है। फिर और क्या इसमें याद रख सकते हैं? फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ छोटी-छोटी न्यूज़ एंड शॉर्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, है ना? तो इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे कि क्रोएशिया के प्रेसिडेंट कौन है? एच.ई. ज़ोरन मिलानोविक, है ना? एच.ई. ज़ोरन मिलानोविक, ओके, चलो। फिर जापान ने वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन बनाई है ना? ट्रेन नहीं, ट्रेन स्टेशन, है ना? तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस कौन सी कंट्री ने बनाया है? जापान ने। कहाँ पर बनाया है? अरीदा, अरीदा जापान में। याला ग्लेशियर, ये नेपाल का एक ग्लेशियर है जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये पता होगा, मतलब पता होना चाहिए याला ग्लेशियर कहाँ पर है, डायरेक्ट आ जाएगा याला ग्लेशियर कहाँ पर है, नेपाल में। फिर डेनमार्क लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट। ठीक है, तो दुनिया का पहला कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ पर खुला है? डेनमार्क में खुला है। यूएई ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया है, ये भी पता होना चाहिए कि पूछ लेगा ईयर ऑफ कम्युनिटी किसने डिक्लेयर किया है 2025 को, तो यूएई, है ना। और इनका हम लोग ने नाम तो पढ़ा ही था, शेख मोहम्मद अल नयान, ये प्रेसिडेंट है ना। इसके इन्हीं के जो बेटे थे, क्या नाम था? शेख खालिद। वो कौन थे? वो क्राउन प्रिंस थे अबू धाबी के। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? नागालैंड में। इसमें 2 इंटरनेशनल पार्टनर्स भी थे, कौन? जापान और वेल्स। तो ये सब याद होना चाहिए। फिर देखो महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे मनाया गया है, कहाँ पर? नेब्रास्का में। ओके, नेब्रास्का में महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे मनाया गया है। अंकोर वट
इसको मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया है, एशिया की मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट। ये अंकोर वट ये है कहाँ पर? ये कंबोडिया में है, ठीक है? कंबोडिया में है ये। फिर देखो, इज़राइल जॉइन्स एनडीबी, एनडीबी नहीं सॉरी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ठीक है? तो ये भी पता होना चाहिए, अब ये 69th मेंबर बन गए हैं। चाइना ओपन्स किंगलिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका, ठीक है? तो इसका कुछ ऐसे पूछ सकता है कि चाइना ने जो अभी रिसेंटली अंटार्कटिका में अपना स्टेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम किनलिंग है। या तो किनलिंग ऐसे पूछ लेगा कि किनलिंग किसका है? तो किनलिंग तो नाम से ही समझ में आ रहा है चाइना का होगा, ऐसे नहीं पूछेगा। नाम पूछेगा कि स्टेशन का नाम क्या है? किनलिंग स्टेशन, ठीक है? फिर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, है ना? इसके मेंबर्स याद रखने हैं। इसकी जो मीटिंग हुई है, इनॉग्रल मीटिंग, वो सैन डिएगो में हुई थी, यूएसए में पड़ता है ये सैन डिएगो। अब इसके मेंबर्स 4 हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, ठीक है? तो इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको ऐसे कुछ याद कर लो, जैसे फार्मास्यूटिकल है ना, फार्मा मतलब दवाई, है ना? तो दवाई क्या होती हैं? कुछ-कुछ दवाई एकदम कड़वी-सी होती हैं, बट जूसी होती हैं, है ना? बड़ा उसमें मतलब याद करना है बस बेसिकली। 1 सेकंड, हाँ, तो जूसी से याद कर लो, जूसी दवाइयाँ, है ना? जे से हो जाएगा जापान, यू से यूएसए, एस से साउथ कोरिया और आई से इंडिया, ओके? या तो फिर ऐसे याद कर लो, सूजी, ठीक है? जैसे कोई भी अगर बॉडी पार्ट होता है ना, वो सूज जाता है, मतलब इन्फ्लेट हो जाता है, तो वैसे याद कर लो, उसके लिए फिर दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो सूजी कर लो और या तो जूसी कर लो, उससे याद हो जाएँगे ये चारों मेंबर्स। फिर देखो, ट्रांस वुमेन फ्रॉम वुमेन स्पोर्ट्स से बैन कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। ट्रांस जो लोग होते हैं, उनको वुमेन स्पोर्ट्स से बैन कर दिया है। मतलब अभी तक क्या होता था कि जो वुमेन स्पोर्ट्स होते थे, उसमें ये जो ट्रांस पीपल होते थे, वो भी पार्ट ले लेते थे, ठीक है? तो उस पर बैन लगा दिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। इंडिया चीयर करेगा कोलंबो प्रोसेस को। ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने प्रेसिडेंसी ले ली है किसकी? कोलंबो प्रोसेस की। फिर देखो, रायसीना डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, है ना? और यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये हम लोग पहले भी याद कर चुके हैं, क्रिस्टोफर लक्सन। इसकी थीम क्या थी? काल चक्र, है ना? पीपल, पीस एंड प्लेनेट, काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। फिर देखो, ट्रम्प पुल्स यूएस फ्रॉम यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, है ना? मतलब यूएस को इन्होंने विथड्रॉ कर लिया है यूएनएचआरसी से, यूएनएचआरसी से। अभी एक और से किया है, डब्ल्यूएचओ से भी किया है ना? तो वो भी पता होना चाहिए। फिर ब्राज़ील जॉइन्स ओपेक प्लस एज़ एन ऑब्जर्वर। ओपेक प्लस को किसने जॉइन कर लिया है? न्यू मेंबर कौन है? ब्राज़ील हो गए। अर्जेंटीना ने देखो, अर्जेंटीना ने भी डब्ल्यूएचओ को विथड्रॉ किया है और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया है। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी है, फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स एग्जिट, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने डब्ल्यूएचओ को भी लीव किया है और यूएनएचआरसी को भी लीव किया है। ये दोनों याद रखना। फिर यहाँ के जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम याद कर लो, जेवियर मिले, ठीक है? जेवियर मिले। नेक्स्ट देखो, फिर क्या है? हाँ, यूके यूनिवर्सिटीज़ टू ओपन कैंपसेस एट गिफ्ट सिटी, है ना? अब ये यूके कोई फर्स्ट कंट्री नहीं है जो कि कैंपस खोल रहा है, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी खोल चुकी हैं। तो इन यूनिवर्सिटी के नाम याद कर लो, हो सकता है कहीं पे दे दे क्वेश्चन, कि पहले ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ खुली थी, कौन-सी? डेक्कन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। अब यूके यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं, कहाँ पर? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है? तो कौन सी खुली हैं? क्वींस यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये यूके की हैं। फिर 2026 को डुअल ईयर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म एंड एआई, ठीक है? डुअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड एआई डिक्लेयर किया है। किसने? इंडिया एंड स्पेन ने मिलके, इंडिया एंड स्पेन ने 2026 को 2026 एज डुअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड एआई, तो ये याद होगा। फिर माउंट सिमेरू कहाँ पर पड़ता है, ये बस याद कर लो, इंडोनेशिया का ये वोल्केनो है माउंट सिमेरू, ये इरप्ट हुआ है इसलिए न्यूज़ में था। तो बस ये याद कर लो कि ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। फिर देखो, साउथ अफ्रीका टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम ब्राज़ील, ओके? अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहली कंट्री है अफ्रीका की जिसने G20 की प्रेसिडेंसी मिली है जिसको, ठीक है? तो ये याद रखना कि साउथ अफ्रीका को इस बार प्रेसिडेंसी मिली है, इससे पहले किसके पास थी? ब्राज़ील के पास थी। फिर देखो,
अंडर 16 फ्रॉम सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है ना? मतलब प्रोहिबिट कर दिया गया है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अंडर 16 जो एज है वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएँगे, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अब जापान की एक सादो गोल्ड माइन्स हैं, इनको यूनेस्को का स्टेटस मिल गया है। तो ये याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा ये सादो गोल्ड माइन्स कहाँ पर लोकेटेड है? ये जापान में लोकेटेड है। ओके? फिर देखो, ये जापान लॉन्च फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, है ना? एक ये मल्टीलेटरल डोमेन एक्सरसाइज लॉन्च हुई है, जिसका नाम है फ्रीडम एज, है ना? तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। तो इसमें कौन-कौन सी कंट्री पार्ट लेंगी? यूएस, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है? फ्रीडम एज नाम है, यूएस, जापान और साउथ कोरिया, इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ये याद रखना। फ्रीडम एज। चलो। उसके बाद बस खत्म हो गया। इस फिर तो ये रैंकिंग दे रखी है जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आए हैं, है ना? इसको हम लोग याद भी करवा देंगे विद निमोनिक्स। अब आपका काम है कि कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, ठीक है? चलो अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।